क्लास आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, क्लियर है सबको? सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, ऐसा हुआ तो नहीं है कभी। यस। ओके, अब आ रही है आप सबको नज़र? एरर आ रहा है? स्लाइड्स आई हैं आप सबको नज़र? चलें, ठीक हो गया। तो डिप्रेशन की सबसे पहले हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि डिप्रेशन मेन किसको कहते हैं, इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं। अगर कोई बंदा ये आपसे क्लेम करे कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि असल में ये बंदा डिप्रेशन का शिकार है या सैडनेस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर आप में से किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कभी, तो आपके पास ये टेक्निक्स होंगी जिनको आप अपनी डेली लाइफ में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ये वो टेक्निक्स हैं कि जो रिसर्च प्रूवन हैं और ऑथेंटिक हैं, और इनका रिज़ल्ट ज़रूर आता है अगर आप इसको कंसिस्टेंसी से करें और आप इनके ऊपर ट्रस्ट रखते हुए काम करें। क्योंकि जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है, याद रखिएगा, आपका ब्रेन आपके बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम वीक है, तो आप जितनी भी अच्छी थेरेपी यूज़ कर लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी कई अप्रोचेज़ ऐसी हैं, कई तरीक़ा इलाज ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ बिलीफ सिस्टम पे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोग दम दरूद करवाते हैं, ठीक है? तवीज़ वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कोई चीज़ फ़िज़िकली तो नहीं उनको ट्रीट कर रही ना, वो तो स्पिरिचुअली उनको हील कर रही है। और कई लोगों का सिर्फ बिलीफ सिस्टम ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उससे वाक़यातन फ़र्क फ़ील करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए चाहे आप साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करें, इस्लामिक अप्रोच यूज़ करें, आपका उसके ऊपर बिलीफ होना ज़रूरी है। आपका उसके ऊपर एक कमांड होना ज़रूरी है कि आपको वो इस्तेमाल करनी आती हो, और आप उसको उसी तरीके से यूज़ करें जिस तरह से आपको गाइड किया जाए। ठीक हो गया। तो डिप्रेशन के अंदर अगर हम बात करें, तो डिप्रेशन को बहुत अंडर रेट किया जाता है। कई आपकी ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो लीथल होती हैं, जो कि आपकी मौत का बायस बनती हैं। लेकिन अगर उसको स्टैटिस्टिकली देखा जाए, तो रिसर्च में ये चीज़ देखने में आई है कि ख़ास तौर पर कैंसर, लंग्स कैंसर। आवाज़ सिर्फ आपको नहीं आ रही है, बाकियों को भी इशू आ रहा है इसका। आप काइंडली आप काइंडली चेक कीजिए कि सिग्नल का या फिर और किसी चीज़ का इशू होगा, क्योंकि तो मेरी तरफ से हर चीज़ ओके है और बाकियों को भी आवाज़ आ रही है। तो डिप्रेशन की बात करें तो ये एक सबसे कॉमन आज के दौर में, जो कि एक साइंटिफिक दौर है और इंडस्ट्रियल एरा है, इसके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत कॉमन है। हर इंसान को इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है आजकल के दौर में अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो इसलिए इन चीज़ों का नॉलेज होना एक आम बंदे के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है। तो इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें मैं कोई ऐसी हार्ड टर्म यूज़ नहीं करूँ कि जो नॉन प्रोफेशनल्स को समझ ना आए। बिल्कुल ईज़ी वे में मैंने चीज़ें कन्वे करनी है, ताकि जो साइकोलॉजी से वाक़फ़ नहीं है, वो भी उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद जो वर्कशीट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुख्तलिफ़ टेक्निक्स की वर्कशीट्स हैं जिनको आपने फ़िल करना होता है, और आप जब उसको यूज़ करेंगे,
मेंटली ना भी अपने आप को एग्जीक्यूट करे और आपको पता ना लग रहा हो, लेकिन फिजिकली आपके अंदर ऐसी बीमारियां पैदा कर सकती है ये बीमारी, ये डिप्रेशन, कि जो आपकी मौत का बायस बन सकती हैं। जैसे मैंने कैंसर का जिक्र किया, इसी तरह मैंने हेपेटाइटिस का जिक्र करना था। हेपेटाइटिस है, कैंसर है, लंग्स कैंसर है। इनके अंदर देखा गया है कि रूट काज कई क्लाइंट्स इस तरह के हैं जो डिप्रेशन के साथ होते हैं। तो इस तरह जब डिप्रेशन होगा, आपकी मेंटल एक्टिविटी डाउन होगी, ब्रेन केमिकल्स इम्बैलेंस होंगे। ब्रेन केमिकल्स के इम्बैलेंस होने से आपकी बॉडी भी सफ़र करती है, आपकी बॉडी पर फिज़िकल हेल्थ के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स ज़रूर आते हैं। ये जिस तरह आप कहते हैं ना कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, इसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ भी है, वो भी एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन हम लोग उसको डिनाई करते हैं। हम इस हकीकत से अपने आप को समझें कि भगाते हैं कि हम इस चीज़ को मानते नहीं कि हमारी भी मेंटल हेल्थ है। और इसी प्रॉब्लम से कई लोग अपनी चीज़ों को किसी के सामने शो ही नहीं करते कि उनको कोई प्रॉब्लम है। चाहे वो हल्की-फुल्की डेली स्ट्रेस हो या फिर उनको कोई सीवियर स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम हो, तो हम डिनायल के अंदर रहते हुए अपनी हेल्थ को और इन प्रॉब्लम्स को मज़ीद क्रोनिक कर लेते हैं। तो अफ़ेक्ट करती है डिप्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सिर्फ़ एक चीज़ को नहीं करती है, आपकी थिंकिंग को भी अफ़ेक्ट करती है। आपकी थिंकिंग्स, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ टोटली नेगेटिव हो जाते हैं, उनमें किसी तरह भी पॉजिटिविटी नहीं रहती। कोई बंदा उनको जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर ले, जितना मर्ज़ी उनको समझा ले, लेकिन वो नहीं समझते, बिकॉज़ उनकी हर चीज़ को देखने का और समझने का जो नज़रिया होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रॉब्लम की वजह से हमने देखा है कि कई क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकोथेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो सीवियर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और सीवियर डिप्रेशन में कोई भी क्लाइंट जो है, वो कभी भी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी को कभी भी उससे फ़ायदा नहीं ले सकता और वो कभी भी उसके लिए जाता भी नहीं है। इस तरह के जो क्लाइंट हैं, वो सोशल विथड्रॉल तो पहले करते हैं ना, कि वो अपने घर से बाहर जाना भी छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। तो सेशन के लिए जाना तो एक बहुत लंबी चौड़ी एक दास्तान है, जिसको कोई लेके जाएगा तो ज़बरदस्ती जाएगा। तो जो अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम को जांचते हुए, अगर वो सीवियर में आ रहा है तो कभी भी उसको सेशंस के लिए उस वक्त तक नहीं बुलाते जब तक वो एक खास अरसे तक मेडिकेशन यूज़ ना कर ले। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एसएसआरआईज हैं, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं और उनका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है और क्लाइंट इस काबिल हो जाते हैं कि वो अगले की बात को सुने, समझें और अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकालें। तो डिप्रेशन आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स और आपकी डेली एक्टिविटीज़, यानी कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी एक ऐसा शोबा नहीं होगा आपकी ज़ात से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो डिप्रेशन से अफेक्ट नहीं होती। आपकी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाएंगी। आप इस फीलिंग नेगेटिव में हम आगे देखेंगे सिम्पटम्स किस किस तरह की होती हैं, कि आप लो फील करते हैं, आप खुद को हेल्पलेस फील करते हैं, ठीक है। इस डिप्रेशन का जो दूसरा नाम है, जो इसको रिसेंटली दिया गया, वो है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये लोग अपने आप को इस चीज़ का यकीन दिला लेते हैं कि हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, या ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, या उनके अगर पास में कोई रिग्रेट पड़ा है, कोई गिल्ट पड़ी हुई है, तो वो उससे अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो डिनायल में होते हैं। वो इस चीज़ को मान लेते हैं कि वो हेल्पलेस हैं, उनकी मदद नहीं की जा सकती, ना वो खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसलिए डिप्रेशन को कई बीमारियों और कई हादसात और सुसाइडल, आपको पता है कि आजकल सुसाइडल रेट्स क्या हैं, उनके पीछे भी जो एक रीज़न है, दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ डिप्रेशन, जिसको या तो घर वाले नहीं देख पा रहे होते उस शख्स के अंदर, या उसकी सोसाइटी जो है उसको इतना मजबूर कर देती है कि वो इस तरह के सीवियर तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर फंस जाए और अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो डिप्रेशन जो है वो आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को, आपकी डेली लाइफ को, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को, आपकी हॉबीज़ को, आपकी सोशल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी मैरिटल लाइफ को, हर चीज़ को इस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि आप कहीं पर भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, और आप अपने आप को बिल्कुल इस तरह फील करते हैं कि आप एक अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेले हैं, ना आपको कोई देख सकता है, ना आप किसी को देख सकते हैं, आपको कहीं भी रोशनी की एक किरण नज़र नहीं आती।
उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। और ये उन केसेस में होता है कि जब आप डिप्रेशन को उसकी इनिशियल स्टेजेस के अंदर आइडेंटिफाई ना करें, या वो क्लाइंट खुद रिफ्यूज़ करे बार बार कि मैंने इलाज नहीं करवाना। दूसरी बात याद रखिएगा, डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो या ओसीडी हो या पीटीएसडी हो, कोई भी क्लाइंट उस वक्त तक फ़ायदा नहीं ले सकता साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से जब तक वो खुद मेंटली तैयार ना हो कि उसने ठीक होना है। तो ये चीज़ बड़ी एक कंसेंट फॉर्म जो होता है हम लेते हैं उस क्लाइंट से कि आप इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए। अगर वो कंसेंट फॉर्म को साइन करता है तो अगला प्रोसीजर स्टार्ट होता है, क्योंकि मेंटली भी वो तैयार होगा तो वो आपकी चीज़ों को सुनेगा, मानेगा और उनको अप्लाई करेगा। तो इसकी प्रेवलेंस अगर देखें कितना ज़्यादा कॉमन है, तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट जो 2023 में उन्होंने शाया की, उसके ऊपर रिसर्च की, तो अबाउट 280 मिलियन पीपल ग्लोबली, पूरी दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद लोगों की जो डिप्रेशन का शिकार है। और इसको अगर हम देखें तो हर 4 में से 1 बंदा जो है वो डिप्रेशन के साथ मौजूद होता है। और जो डीएसएम का क्राइटेरिया हम आगे देखने जा रहे हैं, उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सारी सिम्पटम्स जो है ना मेरे अंदर हैं या उस शख्स के अंदर हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आप किसी भी प्रोफेशनल के बगैर कभी भी डायग्नोसिस नहीं दे सकते। आप खुद को खुद ही डिक्लेयर नहीं कर सकते ये आपको डिसऑर्डर है और आपको कोई डिप्रेशन है, क्योंकि ये बड़ी हैवी टर्म्स हैं। अगर ये किसी के साथ लग जाए तो ये ज़िंदगी भर उसका जान नहीं छोड़ती। तो इसलिए इन टर्म्स का इस्तेमाल जो है वो बड़ा कॉन्शियस होकर करना चाहिए। बाहर के ममालिक में चले जाएंगे तो आपको लोग इस तरह से बोलते नज़र नहीं आएंगे कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है। वो अपने आप को इसकी बजाय जेन्युइन टर्म्स का यूज़ करते हैं कि आई एम सैड, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग लो। बट वो आपको भी कभी भी ये कहता नज़र नहीं आएंगे कि आई एम डिप्रेस्ड। तो ये जो हमारा कंट्री है, इसके अंदर अवेयरनेस की कमी, इसके अंदर जो हमारे सीनियर्स हैं, जो बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है जो इन चीज़ों से बिल्कुल नावाकिफ़ है। तो इसलिए इनके लिए काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम जाते हैं डिप्रेशन पर। इसकी बात याद रख दूसरी बात ये है कि 1 घंटे में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि डिप्रेशन को मैं इसके ख़ास तौर पे जो टेक्निक्स हैं वो आपको शेयर करूँ अच्छी तरह से। ये टॉपिक एक ऐसा है कि इस पर अगर आप पूरा दिन भी बात करें तो वो कम है। तो इसकी जनरल जनरल सी ओवरव्यू आपके टाइप्स के हवाले से है कि सबसे जो कॉमन टाइप है डिप्रेशन की, वो उसको हम एमडीडी कहते हैं, डेट इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो कि तब डिक्लेयर किया जाता है कि जब क्लाइंट या उसके साथ आने वाले लोग ये चीज़ें उनके अंदर सिम्टम्स को रिपोर्ट करें कि इसको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, कि ये अपने आप को अकेला रखता है, ये सैड फील करता है, ये खाना नहीं सही तरह से खाता, इसकी नींद के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं, ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसके जो थॉट्स हैं वो सुसाइडल हैं, ठीक है, और ये कमरे से नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता। तो ये वो अलार्मिंग साइंस होते हैं कि ये शख्स जो है अपने इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, और इसको आप जितना जल्दी हो सके किसी ना किसी प्रोफेशनल के पास लाजमी लेकर जाएं। तो एमडीडी जो है ना, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप जो कि बड़ी आम नज़र आती है। इसके बाद है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ड्यूरेशन का है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ लगातार और मुसलसल रहे। तो अगर डिप्रेशन किसी अगर हम अडल्ट की बात करें तो इसका क्राइटेरिया है 2 साल। कि 2 साल तक अगर किसी भी शख्स को डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रही हैं और वो उनके अंदर कहीं पर भी उसको ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो अब ठीक है, तो हम उस शख्स को पीटीडी कह देंगे, यानी कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा डिप्रेशन जो परसिस्टेंटली चल रहा है। और अगर बच्चे की बात करें कि अगर वो भी टीन एज में है, अबव 10 ईयर्स है, तो उस शख्स के लिए उस बच्चे के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 1 साल का होता है। कि अगर वो अंडर एज है उसको हम पीडीडी नहीं कहेंगे, उसको पीडीडी कहेंगे, लेकिन हम उसके लिए क्राइटेरिया 1 साल देखेंगे कि इसके अंदर सिम्टम्स 1 साल से हैं। वो वजह हो सकती है कि उस बच्चे के वालदैन में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, उस बच्चे की बुलिंग हो रही है, या उस बच्चे की फिजिकल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है।
रीज़न कैन बी एनी, बट 1 साल का ड्यूरेशन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए 2 साल का ड्यूरेशन जो होता है वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव में आता है। बाइपोलर डिप्रेशन, अगर इसको डिफाइन करें तो बाइपोलर पूरा एक डिसऑर्डर है जो कि डिप्रेशन के साथ मिलता जुलता है। बाइपोलर में और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? आप में से अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर सकता है कि बाइपोलर और डिप्रेशन इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है और कौन सा डिफरेंस है। और अक्सर हम लोगों को धोखा हो जाता है कि हम बाइपोलर के मरीज़ को डिप्रेशन का मरीज़ कह देते हैं और डिप्रेशन का मरीज़ अक्सर हम बाइपोलर समझ लेते हैं। कैन एनीबॉडी? क्लास आप सुन रहे हैं या मैं अकेला ही बोल रहा हूँ? ओके। तो बाइपोलर का जो लफ्ज़ है ना, इसमें आपको दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, बाई एंड पोलर, यानी कि दो सिरे। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कोई भी शख्स जो है वो या तो एक्सट्रीम लो फील करता है या एक्सट्रीम हाई फील करता है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। वो बिला वजह अपने आप को बहुत ज़्यादा फील करता है कि वो हवाओं में उड़ रहा है और वो बिल्कुल इस तरह के। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये है कि जो बाइपोलर है उसमें आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं, डिप्रेशन भी नज़र आता है और मैनिया भी नज़र आता है या हाइपोमैनिया नज़र आता है। तो मैनिया का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्साइटमेंट, ऐसी फेज़ जिसमें वो शख्स इतना ज़्यादा पुरजोश होता है कि वो कुछ भी कर देगा। उसको खुद पता नहीं होता कि वो क्यों इतना ज़्यादा खुश है। वो हर गुजरते हुए शख्स से बड़ा सलाम लेकर मिलेगा, ठीक है, वो बहुत बड़े दावे करना शुरू कर देगा। कई लोग अपनी पूरी पूरी प्रॉपर्टी किसी का नाम लगा देते हैं, किसी को डोनेट कर देते हैं इस एपिसोड के अंदर। और इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो शख्स जो है वो अक्सर ड्राइविंग इस तरह की फिर करेगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल होती है और उसकी डेथ का बायस भी बन सकती है। तो डिप्रेशन जो है वो बाइपोलर में भी आता है। तो अगर उस साइकोलॉजिस्ट ने उस क्लाइंट से ये नहीं पूछा कि आपको कभी ऐसा तो नहीं फील हुआ कि आप बिला वजह खुशी फील कर रहे हैं या कभी आपको हाई फील होता हो, अपने इमोशंस के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट फील होती हो। अगर वो क्लाइंट को पूछना भूल गया और क्लाइंट ने सिर्फ इतना ही बताया कि मैं अपने आप को लो फील करता हूँ, तो वो बाइपोलर का क्लाइंट जो होगा वो डिप्रेशन के अंदर डायग्नोज हो जाएगा और उसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो बाइपोलर में भी डिप्रेशन का एपिसोड आता है और एमडीडी जो है वो तो खुद डिप्रेशन, पूरा का पूरा डिप्रेशन है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में आप लोगों ने डिफरेंस करना होता है कि बाइपोलर डिप्रेशन है या मेजर डिप्रेशन है। इन दोनों के अंदर आपने डिफरेंस रखना है। तो बाइपोलर के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कभी कि बाइपोलर में आप अगर अपने मूड के कॉन्टिन्यूम को देखें ना तो आपका मूड फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी आप अच्छे हैं, कभी आप नॉर्मल हैं, कभी आप सैड हैं, कभी आप हैप्पी हैं। लेकिन ऐसे लोग या तो एक्सट्रीम लो होते हैं या एक्सट्रीम हाई होते हैं। और ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि जो डिप्रेशन होता है वो प्रोमिनेंट होता है और उसके अंदर कई एक एपिसोड ऐसे आ जाते हैं कि जो मैनिक या हाइपोमैनिक होते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस रखना होता है क्योंकि अक्सर जो क्लाइंट आता है ना वो डिप्रेशन वाले एपिसोड के दौरान आता है। तो वो मैनिया हाइपोमैनिया का बताना भूल जाता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी वक्त में ऐसा भी फील करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास हर चीज़ है, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने रखनी होती है अपने जहन के अंदर। खासतौर पर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है इसके अंदर आपको वर्ड नज़र आ रहा होगा सीज़न। ये ऐसा डिप्रेशन होता है कि जो आम तौर पर बहुत ऐसे अफराद होते हैं कि अक्सर वो सेरोटोनिन की कमी की वजह से जो हमें धूप से मिलती है, धूप में हम जब जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो सेरोटोनिन जो है ना वो एक केमिकल है
जो सिक्रीट करता है और हम अच्छा फील करते हैं। तो ऐसे लोग ख़ासतौर पर दिसंबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी, ये वाले जो महीने हैं जब धूप कम होती है, वो इस दौरान ये लोग अपने आप को लो फील करते हैं। इनका जो मूड होता है वो लो हो जाता है, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको इनफ सनलाइट नहीं मिल पा रही होती, वो डे लाइट को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे होते, जिस वजह से उनके अंदर डिप्रेशन की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और चूँकि ये सीज़न से रिलेटेड है, इसलिए इसको नाम दिया गया सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। उनके इमोशंस जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं सीज़न की वजह से। तो अक्सर आप लोगों ने इसके ऊपर कई तरह के सॉन्ग्स भी सुने होंगे कि दिसंबर के हवाले से बड़े लोगों ने सैड सॉन्ग बनाए होते हैं, ठीक है, सर्दियों के ऊपर बनाए होते हैं। इसको एक डिप्रेशन की अलामत समझा जाता है, और ये उन लोगों के लिए है कि जो एसएडी का शिकार होते हैं और उनका जो मूड होता है, जो इमोशंस होते हैं वो लो हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन स्पेशली। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि आप गाइडलाइन क्या करते हैं कि आप उन लोगों को सनलाइट का एक्सपोजर बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लें, बाय डे लाइट के अंदर आप निकलें, अपनी सोशल एक्टिविटी को बैलेंस रखें। ये ना हो कि आपने अपने हॉबीज़ को करना छोड़ दिया है, लोगों से मिलना छोड़ दिया है। इस तरह की जो गाइडलाइन है, खासतौर पर आगे सीबीटी की टेक्निक्स आएंगी, वो टेक्निक्स ऐसी हैं जो आप इनमें से किसी टाइप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब यूज़ करिएगा कि जब आप सीवियर डिप्रेशन में नहीं हैं। अगर आप सीवियर डिप्रेशन में हैं तो आपने मेडिकेशन भी यूज़ करनी होती है और टेक्निक्स भी यूज़ करनी होती हैं। सिर्फ मेडिसिन से आप ठीक नहीं होंगे और सिर्फ टेक्निक से आप साथ ठीक नहीं होते, दोनों को आपको लेके चलना पड़ता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन डिप्रेशन की एक ऐसी फेज़ है। ये कब होता है कि ख़ासतौर पर जो फीमेल्स हैं उनमें जब चाइल्ड बर्थ होती है, तो उसमें देखा गया है कि कई ऐसी फीमेल्स होती हैं कि जो उसके बाद आने वाला जो उनका ज़िंदगी का एक दौर होता है कि जब बच्चे की ज़िम्मेदारी है और इस तरह से उनकी जो ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू होता है, तो कई फीमेल्स ऐसी हैं जो उस दौरान लो मूड का शिकार हो जाती हैं, डिलूजन्स का शिकार हो जाती हैं और सुसाइडल थिंकिंग का शिकार हो जाती हैं। बहुत ही नेगेटिव टाइप की उनके इमोशंस हो जाते हैं, वो बहुत लो हो जाती हैं, अपनी वर्थ के अंदर कमी फील करना शुरू कर देती हैं। बच्चे के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं कि बच्चा जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी फीडिंग है, उसकी दूसरे सारे काम हैं। तो उनके लिए वो बड़े हेक्टिक उनको फ़ील होते हैं, जिस वजह से वो डिप्रेशन में और इन प्रॉब्लम्स में आना शुरू हो जाते हैं, उनमें डिलूजन्स आ जाते हैं बाकायदा। और ये रिपोर्ट भी की गई है कई बार कि ऐसी औरतें जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में, उनमें डिलूजन इतने सीवियर अक्सर हो जाते हैं कि कई औरतों ने ये भी क्लेम किया है इस एपिसोड के अंदर कि वो शैतान का बच्चा है, यानी कि वो उसका बच्चा नहीं है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। तो इस तरह के सीवियर डिलूजन्स हो जाते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर, और वो फिर साइकोटिक डिप्रेशन होता है, जिसमें उनका रियलिटी से कंटेक्ट जो होता है ना वो वीक हो जाता है ऐसे क्लाइंट्स का। उसके बाद है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये ये भी फीमेल्स में देखा गया, खासतौर पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मंथ रिपीट होना होता है, उसके अंदर ये चीज़ देखी गई है कि कई फीमेल क्लाइंट्स इस तरह की रिपोर्ट करती हैं कि उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी एनर्जीज लो हो जाती हैं, उनका मूड लो हो जाता है, ठीक है, वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनका कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, कोई सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेने को दिल नहीं करता। बिला वजह उनका जो मूड होता है वो लो हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात के ऊपर उनको गुस्सा आता है। तो ये जो डिप्रेशन की एक टाइप है, ये इन फीमेल में होती है कि व्हेन दे आर फेसिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इस स्टेज के दौरान जब डिप्रेशन हिट करता है तो हम उसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें उनको डिस्फोरिया हो जाता है। डिस्फोरिया का मतलब होता है कि आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो पा रही किसी भी चीज़ से, आप किसी भी काम को करने से खुशी फील नहीं कर रहे, तो इसको कहते हैं डिस्फोरिया। तो इसलिए जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इस तरह के सिम्टम्स को फेस करती हैं और उनकी क्लाइंट हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद ही हम उनको एमडीडी कह सकते हैं या प्री मेंस्ट्रुअल कह सकते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं ना डिप्रेशन की, ये टाइप्स क्यों बनाई गई हैं, ये ड्यूरेशन बेस पे बनाई गई हैं, और दूसरी चीज़ के किस वजह से डिप्रेशन आ रहा है। अगर तो जनरल प्रॉब्लम है तो दैट विल बी एमडीडी। अगर वो बहुत लंबे अरसे के लिए चल रहा है तो वो परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर है।
अगर तो वो बाइपोलर का मरीज़ है और उसके साथ डिप्रेसिव एपिसोड है तो वो बाइपोलर डिप्रेशन में है। और अगर उसका सीज़न से रिलेटेड डिप्रेशन है तो वो सीजनल अफेक्टिव है। और अगर उसका चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड यानी कि अपनी प्रेगनेंसी के बाद आने वाली लाइफ के वाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसके अंदर सिम्टम्स आ रही हैं तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। और अगर उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से सिम्टम्स और मूड स्विंग्स आ रहे हैं तो डैट विल बी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। और याद रखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, किसी भी तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी तरह की, उसके साथ हम डिसऑर्डर की टर्म तब यूज़ करते हैं जब वो आपकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करे। कि अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप ऑफिस जाना छोड़ देंगे। अगर आप अपना कोई बड़ा ऐसा काम है जो आप रूटीन से करते हैं, आप वो करना छोड़ देंगे, आपके बिहेवियर्स के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ डाउन हो जाती हैं, आपकी डेली लाइफ के अंदर ऐसे लोगों के लिए अपने दांतों को ब्रश करना भी जो है ना एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है जिसको उन्होंने फ़तह करना होता है। तो इतना ज़्यादा इंसान लागर हो जाता है जिस्मानी और जहनी तौर पर कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। और अगर उनकी कोई हेल्प करना चाह रहा हो तो वो उसकी हेल्प को भी जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसको कोई अपने लिए मोटिवेशन नहीं समझते, उसको एंटरटेन नहीं करते। तो इसलिए डिप्रेशन की ये टाइप्स के बाद हम देख लेते हैं कि डीएसएम जो है, जो कि मैनुअल है साइकोलॉजी का, जो आपको डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स को डिफ़ाइन करता है कि आपने कब डिसऑर्डर डिक्लेयर करना है, तो उसकी गाइडलाइंस हैं। तो डीएसएम के ऊपर जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या कोई भी डिसऑर्डर है, उसकी गाइडलाइंस की सिम्टम्स में है कि यू विल फील द डिप्रेस्ड मूड। और उसके लिए ड्यूरेशन क्या है, कम अज़ कम 2 हफ्ते। 2 हफ्ते से अगर अभी कम ड्यूरेशन है और सिम्टम्स आ रही हैं तो आप उसको कभी भी एमडीडी या कोई भी डिसऑर्डर नहीं कह सकते, बिकॉज अभी उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ होता। वो सैडनेस में तो आ सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स में आप उसको कह सकते हैं, लेकिन आप उसको एमडीडी या फिर किसी भी तरह के डिसऑर्डर की टर्म यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि वेरी जो है वो एथिकली यही होता है कि आप किसी भी शख्स के साथ डिसऑर्डर इतनी जल्दी नहीं लगाएं, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म होती है जो उसकी पूरी लाइफ को बदल के रख देती है। उसका जो एक सोशल इमेज होता है वो तब्दील हो जाता है उस टर्म की वजह से। तो इसमें डिप्रेस मूड होता है, लो फील करते हैं बहुत ज़्यादा, जो है वो अपने मूड के अंदर वो लो फील करते हैं। इंटरेस्ट उनका किसी भी एक्टिविटी के अंदर बहुत कम हो जाता है, किसी भी काम करने से उनको प्लेजर नहीं मिलता। कोई भी काम जो उनको पहले खुशी देता था, जो उनको फ्रेश कर देता था, जिसको वो इंजॉय करते थे, वो उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। यानी कि अगर वो बंदा क्रिकेट खेलने का शौकीन था तो वो क्रिकेट खेलना बंद कर देगा। अगर कोई फीमेल गार्डनिंग की शौकीन थी वो गार्डनिंग बंद कर देगी। नावल पढ़ती थी तो नावल पढ़ना बंद कर देगी। वॉकिंग का शौकीन है, जिम का शौकीन है, वो वाली एक्टिविटीज़ छोड़ देगा। अगर करेगा भी तो उसको एक्साइटमेंट नहीं होगी, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये इसको हम कहते हैं एनहीडोनिया। इस टर्म को हम कहते हैं एनहीडोनिया। जब आप किसी भी चीज़ को करने से प्लेजर फील ना कर रहे हों, सेटिस्फेक्शन फील ना कर रहे हों, तो ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन होता है कि वो शख्स डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, कि उसने अपनी नॉर्मल और प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ को भी करना छोड़ दिया और वो उनमें से हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहा। तो ये एक ऐसी सिम्टम होती है कि जो अलार्मिंग होती है। और इससे ये चीज़ अगर आप उसके इर्द गिर्द लोग सपोर्टिव हैं तो वो इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस शख्स को हेल्प की ज़रूरत है। वेट लॉस हो सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि भूख में कमी आती है, कई लोगों में भूख ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन 90 to 95% केसेस इस तरह के होते हैं कि भूख में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, बहुत कम डाइट इनटेक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस भी होता है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस है। और अगर देखा जाए तो डिप्रेशन के अंदर नींद जो होती है वो शुरू में अक्सर ख़ास तौर पर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि उनको नींद नहीं आती, ठीक तरह से नहीं आती। और कुछ क्लाइंट इस तरह से रिपोर्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि उन्हें हर वक्त नींद रहती है, वो हर वक्त लो फील करते हैं, थका थका फील करते हैं। और ऐसे शख्स जो है वो नींद और सोए रहने को ज़्यादा फोकियत देते हैं। और आपको इस चीज़ का पता है कि आपका ब्रेन डिप्रेशन में नींद ज़्यादा क्यों कर देता है? इसकी क्या लॉजिक है कि डिप्रेशन के अंदर स्लीप इंक्रीज हो जाती है, तो इससे आपका ब्रेन क्या करना चाह रहा होता है?
ये आपके ब्रेन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि वो आपको उन तमाम थॉट और फीलिंग से बचाने के लिए जो आपको बेदारी की हालत में फ़ील होते हैं डिप्रेशन की वजह से, वो आपको बेदार ही नहीं रहने देता कि वो आपको बचा सके, आपको वो चीज़ें फ़ील ही ना हो। तो इसलिए उसके लिए जी जी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं उनके अंदर जो एस एस आर आईज हैं और एस एन आर आईज हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो अब चल रही हैं जो कि सेकंड थर्ड जनरेशन में हैं, उनके अंदर आपको सडेशन कम नज़र आती है। उनका मकसद आपको सुलाना नहीं होता, ठीक है। जो एंटी साइकोटिक्स हैं, जो मूड स्टेबलाइजर्स हैं या एंटी एंग्जाइटी खास तौर पर, उनके अंदर नींद होती है क्योंकि आपकी ब्रेन एक्टिविटी को डाउन करना होता है, ठीक है। तो एंग्जाइटी में ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, तो उसको उन्होंने डिप्रेस करना होता है। तो जब डिप्रेस करेगा तो वो नींद में जाएगा। एंटी डिप्रेशन के अंदर उसको मज़ीद डिप्रेस नहीं करना होता, उसको एक्टिवेट करना होता है। इसलिए आपको एस एस आर आईज और एस एन आर आईज के अंदर सिडेशन नज़र नहीं आती। अगर आपको कोई भी साइकेट्रिस्ट ऐसी मेडिकेशन डिप्रेशन के अंदर दे रहा है कि जिससे आपको नींद ज़्यादा आती है, तो आप उसके ऊपर उससे प्रॉपर सवाल करें कि ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। आप उस केमिकल को खुद सर्च करें कि ये डिप्रेशन में सेव है या नहीं सेव, क्योंकि हमारे यहाँ पर माल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रोफेशनली काम करते हैं लोग, वो आपको हर चीज़ के हवाले से गाइडलाइन देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा कि सजेशन ज़रा भी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो शख्स सोया रहे। ऐसा सारा इसको तो इस्तेमाल ही दिन टाइम किया जाता है ना, वो आपने सुबह मॉर्निंग टाइम लेनी होती है। अब अगर उससे उसमें सिडेशन और नींद हो तो वो मॉर्निंग टाइम में क्यों इस्तेमाल करवाई जाए? क्योंकि उनका मकसद होता है आपकी ब्रेन के अंदर डोपामीन को और सेरोटोनिन को हाई करना। और डोपामीन और सेरोटोनिन आपको सुलाते नहीं हैं, आपको एक्टिवेट करते हैं, आपको एक्साइट करते हैं। तो इसलिए जो स्लीप डिस्टरबेंस है, अगर कोई भी शख्स डिप्रेशन का शिकार है और तो उसकी आप देखेंगे कि नींद का दौरानिया बढ़ जाता है, और अगर वो सोता भी है तो सोने के उठने के बाद भी वो अपने आप को फ्रेश फील नहीं करता। वो कहता है कि अभी मुझे मज़ीद जो है नींद की ज़रूरत है, मुझे मज़ीद आराम की ज़रूरत है। वो अपने लिए वो 10 घंटे की नींद ना काफ़ी समझता है। तो इसकी लॉजिक मैंने आपको शेयर कर दी है कि आपका ब्रेन बेसिकली आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स से बचाना चाह रहा होता है कि जो आपको फील होते हैं ड्यूरिंग द कॉन्शियसनेस। इसके बाद साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन है, यानी कि आप देखेंगे कि ऐसे शख्स की जो बॉडी मूवमेंट्स है वो स्लो डाउन हो जाती हैं, वो काम करने में एक्टिव आपको नज़र नहीं है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। उनका सोचने समझने की सलाहियत मांद पड़ जाती है, वो चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं पा रहे होते, फोकस नहीं कर पा रहे होते, मेमोरी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। हता कि अगर उन्होंने बाइक से आकर अपनी बाइक या कार की चाबी रखी तो वो भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ पर रखी है। तो ये इसको हम कहते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइको का ताल्लुक आपके ब्रेन से है, मोटर का ताल्लुक आपकी बॉडी मूवमेंट्स के साथ है। तो ऐसे लोगों की आपको बॉडी लैंग्वेज बड़ी लूज नज़र आती है, उनके शोल्डर्स आपको आगे की तरफ गिरे हुए नज़र आएंगे, उनकी बॉडी मूवमेंट बड़ी स्लो होती है, स्लो स्लो चलेंगे, उनके मुंह के ऊपर आपको तासुरात साफ नज़र आएंगे कि ये शख्स जो है वो हैप्पी नहीं है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो होती है वो जो क्या नाम है इसको, आप ये चीज़ जज कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो तो क्लाइंट की एंट्री से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये शख्स जो है इसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी और ये किस तरह की प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत लो फील करते हैं कि वो किसी के काबिल नहीं है, वो किसी की ज़िंदगी के अंदर अहमियत नहीं रखते, वो निकम्मे हैं, उनसे ज़्यादा निकम्मा कोई नहीं है। इसको कहते हैं फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। वो अपनी वर्थ को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। और ऐसे लोग जिनकी सेल्फ एस्टीम पुअर होती है, जिनकी पेरेंटिंग इस तरह से हुई हो कि उनकी सेल्फ एस्टीम स्ट्रोंग नहीं है, ये लोग बड़ी जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसलिए पेरेंटिंग जो होती है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है आपकी अडल्ट मेंटल हेल्थ के अंदर। तो इसलिए ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत पर, अपने बच्चों की पेरेंटिंग के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के जो आप 10 साल उसको पहले देंगे वो उसकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया है। अगर आपने उस दौरान ऐसा शख्स उसको बनाया कि जो डरपोक है, जिसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जिसको आप हौसला नहीं दे रहे, जिसको आप फेलियर्स के ऊपर मोटिवेट नहीं कर रहे, तो वो शख्स कल को जाकर इसी तरह की प्रॉब्लम का शिकार होता है।
तो वर्थलेसनेस आती भी वहाँ से ही है कि जब आपको अपने पास्ट में भी कभी वर्थ ना नज़र आई हो अपनी, कि मैं अगर कुछ अचीव करूँगा तो मेरी शाबाश होगी, वरना मुझे कोई भी पूछेगा ही नहीं। तो इसको कहते हैं कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देता। आप हमेशा दूसरों को खुश करने के ऊपर लगे रहेंगे कि मुझे किसी तरफ से रिगार्ड मिल जाए, कि मैं उस शख्स को खुश कर दूं और मुझे वो रिगार्ड दे। जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है वो इस तरह का रिगार्ड और तारीफ और प्यार होता है कि वो हर सूरत कायम रहता है। अगर बच्चा फेल भी हो गया तो पेरेंट उसको इबरत का निशान नहीं बना देते, वो उसको तब भी अच्छा डील करते हैं, उसके साथ प्यार और शफकत से ही पेश आते हैं, बजाय कि वो शख्स, वो बच्चा अगर ये फील करेगा कि अगर मैंने मार्क्स लिए तो मुझे घर से शाबाश मिलेगी या घर वाले मुझे अप्रिशिएट करेंगे, वरना मुझे जो है वो मारपीट का सामना करना पड़ेगा। तो इसको हम फिर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं करते। तो फैटीग, जिसको हम कहते हैं थकावट, ऐसे लोग जिस्मानी तौर पर थकावट फील करते हैं, लो फील करते हैं, उनकी बॉडी में उतनी एनर्जीज नहीं रहती, क्योंकि मैं आगे जाके भी एक्सप्लेन करूँगा कि फटीग क्यों होती है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है, तो अब माजी का कोई ऐसा गिल्ट है जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। उसके बाद कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे होते, उनकी मेंटल एक्टिविटीज़ बहुत स्लो डाउन हो जाती हैं, और उनकी ब्रेन के अंदर जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कि जो एक्साइटेशन में और इस तरह के अहम फंक्शंस के अंदर रोल प्ले करते हैं, उनका ग्राफ और उनका लेवल गिर जाता है। और उसकी एक्सट्रीम हालत और आखिरी जो हालत और स्टेज होती है वो सुसाइडल थॉट्स हैं। तो दूसरी बात याद रखिएगा कि सुसाइडल थॉट्स जो हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट्स कभी भी इस तरह का क्लाइंट बता के नहीं करता। अगर तो साइकोलॉजिस्ट ने जज कर लिया तो वेल एंड गुड, जिसने सुसाइड करना है उसने बता के नहीं करना। और अगर कोई बंदा इस तरह की आइडिएशन शेयर कर रहा है कि मैं खुद को कुछ कर लूँगा, या मैं इस तरह का कोई डैमेज कर लूँगा, तो इसको भी आप लोगों ने अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि ये सिर्फ मुंह पे फायर कर रहा है। वो ऐसा कर भी सकता है, अगर उसका जहन बन गया है तो वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट भी कर सकता है उस चीज़ को। तो इसलिए चीज़ों को आपने खुद अंडरस्टैंड करना होता है। और ये एक ऐसा हमारा शोबा है कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है उस क्लाइंट को नॉर्मल करने की, क्योंकि सबसे मुश्किल काम दुनिया में वो ये है कि आप किसी की सोच को तब्दील करें। आप मेडिसिन लेते हैं, आपका बुखार उतर जाएगा, आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर बड़ी मेहनत लगती है। इसके ऊपर क्योंकि हम भी एक इंसान है, जब हम अगले की बात को सुनते हैं तो उनकी बातों का असर हमारे ऊपर भी आता है। तो इसलिए अक्सर हमें भी फील होता है कि हम लो फील कर रहे हैं, या किसी की अगर आप सैड स्टोरी सुनिए तो आपको भी दुख होता है। लेकिन हमने इन सब चीज़ों के बावजूद उस शख्स को मोटिवेट करना होता है और गाइड करना होता है। हील उस शख्स ने खुद को खुद करना है। साइकोलॉजिस्ट के पास कोई ऐसा तावीज़ नहीं होता, कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता कि जो रातों रात उसको ठीक कर दे। वो अपने आप को खुद हील करेगा, और उसकी गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ थेरापिस्ट देता है कि आप ऐसे ऐसे करें, इन चीज़ों को आप अप्लाई करें, इस तरह से अपनी थिंकिंग्स को शिफ्ट करें, इस तरह के बिहेवियर्स को शुरू करें। उनको करना और उनके ऊपर कंसिस्टेंट रहना क्लाइंट का काम होता है। और ऐसे क्लाइंट जो नहीं करते वो सिर्फ ब्लेम डाल देते हैं थेरापिस्ट पे कि उसने हमें ठीक तरह से सेशन नहीं दिया। तो इसलिए जो हीलिंग होती है डैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द थेरापिस्ट, इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द क्लाइंट। हम सिर्फ गाइड करते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट और मेन पोर्शन है डैट इज़ अबाउट सीबीटी। सीबीटी की अगर हम बात करें तो सीबीटी एक ऐसी अप्रोच है कि जो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स को लेके चलती है, जो दो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र को लेके चलती है। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री में तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, फ़िलहाल हम सिर्फ इसकी टेक्निक्स की तरफ जाएंगे कि सीबीटी बेसिकली, इसको अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो डैट इज़ कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके नाम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर आप दो चीज़ों को टारगेट करते हैं, कोग्निशंस को और बिहेवियर्स को। कोग्निशंस का मतलब आसान मतलब होता है योर थॉट्स, आपके ख्यालात, आपके आइडियाज़, आपकी सोच, आपकी नेगेटिव सोच के ऊपर काम करते हैं, और नेगेटिव बिहेवियर्स जो उन नेगेटिव सोचों की वजह से आ रहा है,
इन दोनों को टारगेट किया जाता है सीबीटी के अंदर। ये डिप्रेशन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है, एंग्जाइटी के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है, ये आप ओसीडी के प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल हो सकती है, पीटीएसडी के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल हो सकती है। ये समझें कि ये साइकोलॉजी की पैनाडोल है। जिस तरह पैनाडोल मैं दूसरी मेडिकल फील्ड के अंदर बड़ी कॉमन एक टैबलेट है जो तकरीबन बीमारी के लिए, बुखार के लिए, हर किस्म की बीमारी के लिए अंदर इस्तेमाल होती है। सीबीटी भी एक इतनी इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि अगर इसको इस्तेमाल करने वाला बंदा इसके सही हक के साथ इसको इस्तेमाल करेगा तो वो विद इन डेज इसका फ़र्क खुद फील करता है। और एक बार आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई उस चीज़ के ख़िलाफ़ तो वो लाइफ लॉन्ग आपके काम आती है। आप इतनी जल्दी डगमगाते नहीं हैं, आप इतनी जल्दी अपने ख्यालात के हाथों पपिट नहीं बनते, आप नेगेटिव थाट्स को एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव थाट आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी हार्ड स्टेज आना, कोई लॉस होना, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप अपने आप को लो फील कराएं, आप अपने आप को हेल्पलेस फील करें, आप अपने आप को उस चीज़ के साथ इतना स्टक कर लें कि आप मूव ऑन ना करें और अपने प्रेजेंट को छोड़कर आप अपने पास में रहना शुरू कर दें। तो सीबीटी बेसिकली आपकी इन्हीं चीज़ों को चेंज करती है कि वो आपके थाट्स पर भी काम करती है और आपके बिहेवियर्स के अंदर भी चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है कि जो नेगेटिव बिहेवियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको पॉजिटिव के साथ चेंज किया जाए। इसको हम कहते हैं सीबीटी। इसको मुतारफ़ करवाया था एल्बर्ट बेंडूरा ने और ये एक बड़ी ही एक इफेक्टिव टेक्निक है। इसका गोल क्या है? इट चेंज द अनहेल्पफुल थॉट्स एंड बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव और अनहेल्पफुल और इरेशनल थॉट्स होते हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं है, जो आपके ही बनाए हुए हैं और उसके अंदर आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, उस वजह से आपकी पूरे बिहेवियर्स में और लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन इस तरह के अनहेल्पफुल थॉट और बिहेवियर्स को ये टैकल करती है। और इट इज़ एविडेंस बेस्ड एंड स्ट्रक्चर थेरेपी। स्ट्रक्चर थेरेपी का मतलब कि इसमें आपको स्टेप्स नज़र आएंगे, रैंडमली काम नहीं होता। इसमें हर एक स्टेज जो है वो डिफाइंड होती है कि पहले हमने किस चीज़ पर काम करना है, उसके बाद हमने किस चीज़ पर काम करना है, तीसरे नंबर पर हमने किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में बड़े मुनज़्ज़म और नज़्म व ज़ब्त के साथ इस्तेमाल की जाती है और एविडेंस बेस होती है। जो चीज़ें एविडेंट होती हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जो चीज़ें क्लाइंट बता रहा होता है या जो चीज़ें हम खुद जज करते हैं उनके अंदर, जो हम खुद उनके अंदर से निकालते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है और उसकी बड़ी अच्छी आउटपुट आती है अगर वो क्लाइंट साथ बंधा रहे और कोऑपरेट करे। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिप्रेशन। ये एपीए यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिन्होंने साइकोलॉजी को मुतारफ़ करवाया था इन द वेस्टर्न कल्चर, ये इसकी जो आप समझें कि एक मेन एसोसिएशन है साइकोलॉजी की इन द वर्ल्ड, इन्होंने भी सीबीटी को डिप्रेशन के लिए इफ़ेक्टिव डिक्लेयर किया है। तो सीबीटी की कुछ टेक्निक्स के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, आप में से कई लोग इनसे शायद वाकफ़ होंगे पहले भी। फर्स्ट टेक्निक डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टेक्निक। ये बड़ी एक पावरफुल टेक्निक है, बड़ी ही कारआमद टेक्निक है, डैट इज़ कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। सेकेंड इज़ बिहेवियरल एक्टिवेशन। थर्ड वन विल बी थॉट रिकॉर्ड्स। इनके जो वर्कशीट्स हैं ना वो मैं आपसे शेयर करूँगा आफ्टर द वर्कशॉप, आपको मैं ग्रुप में शेयर करूँगा और आप उसको यूज़ करिएगा, आपको फील करने की कोशिश करिएगा। कभी भी आपको फील हो कि आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट आप चाह रहे होते हैं कि आप चेंज करें, किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उनको अप्लाई करना है, सिर्फ उनको फील नहीं करना। फोर्थ वन इज़ एक्टिविटी शेड्यूलिंग। फिफ्थ वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, graded task assignment, Socratic questioning, behavioral experiments, and last one will be the mindfulness based CBT। तो ये इसकी कुछ ऐसी कॉमन टेक्निक्स है सीबीटी की कि जो बड़ी इफ़ेक्टिव है, बड़ी आसान है, इनको करना भी उतना ही आसान है और इनको समझना भी उतना ही आसान है। प्रोफेशनल्स के लिए भी ये चीज़ उतनी फ़ायदेमंद है जितनी एक आम बंदे को पता होना चाहिए और वो इनको इस्तेमाल कर सकता है अपने तौर पे भी, अपने ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगले पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग इसके नाम से ज़ाहिर है कि आपकी जो कोग्निशंस हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना,
यानी कि जो नेगेटिव वंस हैं उनको पिक करना, उनको लेबल करना कि ये मेरे अंदर ये थॉट्स नेगेटिव हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको चैलेंज किया जाता है नेक्स्ट विद द रियलिटी। टेबल के अंदर 3 कॉलम होते हैं, ये वर्कशीट के अंदर आपको मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आगे। एक कॉलम होता है आपके उन थॉट्स का कि जो नेगेटिव हैं, अगला कॉलम होता है कि आपने उन थॉट्स का चैलेंज करना है विद रियलिटी कि आया जो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ रियलिटी में भी ऐसे ही है या सिर्फ मेरी सोच है। तो वो चीज़ जब आप रियलिटी से चैलेंज करते हैं तो उसकी ही थर्ड कॉलम में आपने उस नेगेटिव थॉट का पॉजिटिव साइड को लिखना होता है, पॉजिटिव साइड को आपने आगे नोट डाउन करना होता है। फॉर एग्जांपल दैट मे बी योर थॉट दैट आई एम अ फेलियर। किसी को अगर जॉब नहीं मिली या एग्जामिनेशन में वो फेल हो गया है तो दैट कैन बी कम इन योर माइंड दैट आई एम अ फेलियर, आई एम अ टोटल फेलियर, मैं कभी भी पास नहीं हो सकता, मैं कभी भी इस चीज़ से आगे नहीं निकल सकता। तो चैलेंज दैट विल बी कि इज़ दैट 100% ट्रू। आप जो बात कर रहे सोच रहे हैं कि यह क्या ये 100% ठीक है, तो इसके बाद आपने इसका न्यू थॉट डेवलप करना होता है कि आई डिडंट सक्सीड दिस टाइम बट आई कैन इम्प्रूव। कि मैं अगर इस बार पास नहीं हो सका तो मैं अगली बार पास हो जाऊंगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में कितना फ़र्क है, आई एम अ फेलियर और आई कैन बी इम्प्रूव। तो इन दोनों को आप जब अप्लाई करते हैं और आप न्यू थॉट को लेके चलते हैं, इन न्यू थॉट को प्रैक्टिस करते हैं बार बार और इसका अपने आप को यकीन दिलाते हैं, तो आपके वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनका इम्पैक्ट जो होता है, जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है और आपके अंदर रेजिलियंस आ जाती है। आपके नेगेटिव थॉट आते भी हैं तो आप उनको फोकस नहीं करते, आप उनको बिलीव नहीं करते। नेक्स्ट इज बिहेवियरल एक्टिवेशन। आप के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर्स को दोबारा से इंक्लूड करना, दोबारा से आपकी लाइफ का हिस्सा बनाना इस टेक्निक का मकसद होता है। क्योंकि डिप्रेशन में पता है कि आपको कि वो क्लाइंट नेगेटिव बिहेवियर्स में जा सकता है, जैसे कि वो सोशल विड्रॉलशिप में चला जाएगा, लोगों से मिलना बंद कर देगा, गेमिंग करना बंद कर देगा, दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर देगा, पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना बंद कर देगा, कोई भी एक्टिविटी जो पॉजिटिव थी उसको छोड़ देगा। तो उसको दोबारा से उसकी लाइफ में एंटर करना एक तरीके के साथ थोड़े थोड़े से शुरू करना, एकदम से आपने ये नहीं कहें कि सारा कुछ स्टार्ट करो। आप उसको थोड़े छोटे लेवल से स्टार्ट करें कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठना शुरू करें, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना शुरू करें। जब ये दोनों काम कर ले तो फिर आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। तो जो बिहेवियर्स होते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स होते हैं, उनको दोबारा से रीएक्टिवेट करना होता है उनकी लाइफ में, ताकि वो शख्स दोबारा से अपने आप को इनर्जाइज्ड फील करे, वो अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आ सके। तो इट इंक्रीज द पॉजिटिव एक्टिविटीज टू बूस्ट द मूड। एग्जाम्पल इज फीलिंग लो एंड इनएक्टिव, प्लान अ वॉक और कॉल अ फ्रेंड। कि आप अगर लो फील कर रहे हैं, वो जहाँ वो क्लाइंट लो फील कर रहा है, तो आप उसको बजाय ये मशवरा देने के, या आप खुद को लो फील कर रहे हैं तो बजाय आप सैड सॉन्ग लगा के बैठ जाएं, आप उस अपने अंदर पॉजिटिव बिहेवियर को उस वक्त एक्टिवेट करें। आप वॉक के लिए चले जाएं, आप कोई फनी मूवी देख लें, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉजिटिव बिहेवियर जो आपने अपने अंदर उस वक्त एक्टिवेट करना होता है। और जब भी आप ये करेंगे तो आपको ये चीज़ खुद फील होगी कि उस एक्टिव बिहेवियर को करने से आपके इमोशंस पर कितना असर पड़ा है। आपके ऊपर वो जो इमोशंस की एक शिद्दत थी, जो सैडनेस का एक अटैक था, वो उतना ही कम हो जाता है। तो पॉजिटिव बिहेवियर्स को री इन्फोर्स करना होता है, इंक्लूड करना होता है, ऐड करना होता है। ऐसा अगर वो शख्स वॉक के लिए नहीं जाता तो आपने उसकी वॉक स्टार्ट करवानी है। अगर वो दोस्तों से मिलता नहीं है तो आपने उनके दोस्तों से मिलाना शुरू करना है। कोई भी एक्टिविटी कि जो पॉजिटिव है उसकी लाइफ के अंदर आपने उसको स्टार्ट करना होता है। ये डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आपने उसी वक्त में साथ में कोग्निटिव अगर रिस्ट्रक्चरिंग भी स्टार्ट की हुई है तो वो क्लाइंट को पता होता है कि मेरे कौन कौन से थॉट नेगेटिव है और ये मेरी थॉट्स का हिस्सा हैं। इनका रियलिटी से जब उसको पता लगता है और इस चीज़ का उसको रियलाइज़ होता है कि ये रियलिटी का ताल्लुक नहीं इनसे है, तो वो उनकी पॉजिटिव जो साइड्स हैं उन पॉजिटिव बिहेवियर्स पर बिलीव करता है। तो उन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जब वो एग्जीक्यूट करेगा, उनको प्रैक्टिस करेगा, तो वो विद टाइम अपने अंदर रेजिलियंस फील करेगा कि अगर कोई चीज़ उसके अंदर नेगेटिविटी पैदा करती भी है ना तो वो उसको बिलीव नहीं करता, वो अपने आप को लो फील नहीं करता। थॉट रिकॉर्ड ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है
जिसमें आपने अपने ही ख्यालात का एक रिकॉर्ड बनाना होता है, जिसमें एक कॉलम में आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को रिकॉर्ड करना है कि मैं फेलियर हूँ, या आई एम वर्थलेस पर्सन, या आई कांट बी सक्सीड, या आई कांट अचीव दैट गोल। ये कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा थॉट हो सकता है। आपने अपने उन थॉट रिकॉर्ड के अंदर उन थॉट्स को लिखना होता है, और उसके बाद आपने उसकी पॉजिटिव साइड को लिखना होता है उसके अगले अगले ही कॉलम के अंदर। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि ट्रिगर, नो रिप्लाई टू टेक्स्ट। आपने किसी दोस्त को रिप्लाई मैसेज किया, उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो आपके जहन में ख्याल क्या आएगा? अमूमन ये आता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, या ये जानबूझ के कॉल अटेंड नहीं कर रहा है, मुझे इससे काम पड़ गया है, या मैंने इससे पैसे लेने हैं, या मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो हमेशा काम के वक्त कॉल नहीं उठाता। तो इस तरह का जो थॉट आता है वो क्या करेगा? जैसे ही आपके जहन में ऐसा थॉट आएगा, आपको गुस्सा आएगा। अब सोच से वो काम शुरू हुआ, और आपके वो पूरी की पूरी सिचुएशन को तब्दील कर देगा कि जैसा नहीं भी है ना, तो वो आप वैसा खुद एज्यूम करके बैठ जाएंगे, और आप उस शख्स के साथ लड़ बैठेंगे। आपके रिलेशनशिप्स में अंदर इश्यूज आ सकते हैं। तो ट्रिगर कहाँ से हुआ कि आपको रिप्लाई नहीं आया? थॉट क्या हो सकता है एट द बैक एंड? दे आर इग्नोरिंग मी। आपने इसको खुद ही विद द रियलिटी चेक करना है, और इसका न्यू थॉट आपने डेवलप करना होता है कि दे माइट बी बिजी। उसने कॉल नहीं उठाई तो हो सकता है वो मीटिंग में हो सकता है वो बाइक पे हो, ठीक है, हो सकता है वो सोया हो, ठीक है। उसने मैसेज सीन करके जवाब नहीं दिया तो हो सकता है कि वो अभी बिजी हो, उसके पास टाइम ना हो। तो जब आपने इस तरह का थॉट बनाया है, तो आप देखेंगे कि आपके इमोशंस भी उस तरह के नहीं आएंगे, नेगेटिव इमोशंस नहीं पैदा होंगे। आप बल्कि अंडरस्टैंड करेंगे कि ठीक है, मैं बाद में फिर कोशिश कर लूँगा, या वो जब घर आएगा तो तब बात कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपके इमोशंस पे भी कितना इफेक्ट आया। आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आने के बजाय पॉजिटिव इमोशंस ने जो है वो जगह बनाई, और आप अपने आप को अंडर फील नहीं करते, आप अपने आप को लो फील नहीं करते, ठीक है। इस तरह आगे थर्ड रिकॉर्ड के बाद एक्टिविटी शेड्यूलिंग। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर, या अपने वीक प्लान्स के अंदर, मंथली प्लान्स के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी लाजमी प्लान करें कि जो एक्टिविटी करने से आपको सुकून मिलता है, जो एक्टिविटी करना आपको पसंद है। डिप्रेशन के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। इनको बिहेवियर एक्टिवेशन के साथ की ही टेक्निक समझें कि आपने अपने लिए ख़ास तौर पर डेली कोई ना कोई अपना दिन में एक ऐसा वक्त निकाल लेना है, और उस वक्त में ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी है कि जो एक्टिविटी करना आपको पसंद है, ठीक है। एग्जाम्पल इज कैन बी मॉर्निंग वॉक, ठीक है, सुबह सुबह उठकर नमाज पढ़ के वॉक करना, ये आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। ये पूरी रेमेडी, ये पूरी ट्रीटमेंट है। इसके बाद आफ्टरनून रीड बुक हो सकता है, इवनिंग में टॉक टू अ फ्रेंड हो सकता है, या कोई बाहर जाकर आप कुछ खा सकते हैं, या कहीं बैठकर आप किसी दोस्त के साथ कहीं जा सकते हैं, किसी पार्टी वगैरह में जा सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको करना पसंद है, चाहे अकेले या किसी के साथ। आपने उसको अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से स्टार्ट करना होता है। जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, जब वो क्लाइंट डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, तो आपने उसको ये चीज़ अब उसके अंदर प्रोड्यूस करनी है। और एक्टिविटी शेड्यूल का पूरा चार्ट होता है, उसके ऊपर डेज लिखे होते हैं कि आज मंडे है, आज मैंने ये एक्टिविटी प्लान की है कि मैं शाम 5 बजे चाय पीऊँगा। चाय पीना मुझे पसंद है शाम के वक्त, तो मैं 5 बजे शायद चाय पीऊँगा। या मुझे वॉक जाना पसंद है तो मैं शाम को या सुबह टाइम वॉक जाऊँगा। तो इसमें वो शख्स इनको फील करता है कि मैंने आज के दिन ये एक्टिविटी परफॉर्म की है, आज के दिन मैंने ट्यूसडे को ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की, और साथ में फिर वो आगे उसके फीडबैक भी देता है कि इस एक्टिविटी को करने से क्या उसको फील हुआ, उसको इमोशंस में क्या बेहतरी उसे फील हुई। इसको हम कहते हैं एक्टिविटी शेड्यूलिंग। Next technique is problem solving. If you are stuck in a problem that can be present in the past, that can be present in the present, in circumstances, आप अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से लो फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपने अपनी उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम फोकस थिंकिंग के साथ टैकल नहीं करना, सोल्यूशन फोकस थिंकिंग के साथ आपने इसको टैकल करना है। आपने उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेना उसके पार्ट्स के अंदर, कि आया मैं इस मसले को किस तरह हल कर सकता हूँ और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आपने उन सॉल्यूशंस को डिफाइन कर लेना है
इसकी एक टेक्निक भी आती है, बड़ी सादा सी टेक्निक है। प्रॉब्लम कोई भी हो ना तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। वो ये है कि आप किसी एक पेज लें, उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम लिखें और उसके कम से कम 10 से 20 सॉल्यूशंस आपने निकालने हैं अपने दिमाग से, कि इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। जब आपके पास वो सारे सॉल्यूशंस लिख लेंगे आप, तो आपने किसी एक सॉल्यूशन पे काम कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम में ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो गई, आपने प्रॉब्लम को फोकस करने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस किया। तो ब्रेन को आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं ना, ब्रेन आपको वही चीज़ें एग्जैजरेट करके दिखाता है। तो अगर आपने प्रॉब्लम को फोकस किया है तो आप ये कतन भूल जाएं कि आपको वो सॉल्यूशंस देगा, वो आपको प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाएगा। तो डिप्रेशन में भी ऐसे ही होता है कि अगर उस शख्स के साथ किसी ने थोड़ी सी भी हार्श टोन में बात की है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट फील करता है कि इसने मेरा जो है वो बहुत बहुत इंसल्ट की है। वो रोना शुरू कर सकता है, क्राइंग स्पेल्स होते हैं। इस तरह सेल्फ वर्थलेसनेस में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करता है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि आप अपनी प्रॉब्लम को लिखें, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आप फोकस करें और उसके लिए जितने ज़्यादा सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं, निकालने के बाद आप उन सॉल्यूशंस को एग्जीक्यूट करें। जो सा भी सॉल्यूशंस आपके लिए इनमें से पिक करना इजी है और उस पर काम करना इजी है, आप उसको स्टार्ट करें और उस प्रॉब्लम को आप देखेंगे कि वो विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हल हो जाएगी और आपके मूड में, इमोशंस में बेहतरी फील होती है आपको। तो प्रॉब्लम इज़ टू मैनी असाइनमेंट। एग्जाम्पल इज़ केस ऐसे के स्टूडेंट्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट अगर मिल गई हैं तो उनके लिए हेक्टिक होगा, एंग्जियस होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन कैन बी कि मेक अ स्टडी प्लान, ब्रेक इट इनटू द पार्ट, कि मैं अपनी इन असाइनमेंट्स को डिवाइड कर लेता हूँ कि मैं इन इन दिनों में इसकी असाइनमेंट बनानी है। तो इससे क्या होता है कि आपके लिए वो काम को करना आसान हो जाता है जब आप उसको उसके पीसेस और पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट। ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट ये होती है कि कोई भी काम करने का पूरा एक चार्ट आप बना लेते हैं कि आपने वो काम कैसे परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी कल प्रेजेंटेशन है ना, तो मैं उसको अपने लिए एक बड़ा एक इवेंट समझूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा कि जब मैं ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट टेक्निक यूज़ करूंगा तो मैं अपने उस टास्क को लिख लूँगा कि मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं अब उसको ग्रेड कर रहा हूँ कि मैंने पहले क्या करना है, मैंने ड्रेसिंग अच्छी करके जाना है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जब आना है तो मैंने सबसे पहले ग्रीट करना है। उसके बाद मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद मैंने अपने टॉपिक को डिफाइन करना है। उसके बाद मैंने लोगों का फीडबैक लेना है। यानी कि मैंने अपने उस टास्क को उसकी स्टेजेस में डिवाइड कर दिया और उस स्टेजेस को मैं जब वन बाय वन अचीव करता जाऊंगा तो मेरे अंदर मोटिवेशन में इजाफा होगा, मेरे कॉन्फिडेंस में बेहतरी आएगी। जब मैं अच्छा ड्रेस करके जाऊंगा तो मेरी पहली स्टेज मुकम्मल होगी। इससे क्या होगा, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर इन कंट्रोल, आपके हालात आपके काबू में है, आप ये चीज़ फील करते हैं। उसके बाद जब आप सामने जाएंगे तो उसके वक्त आप अपनी ग्रीटिंग की तो आपका वो ग्रेडेड असाइनमेंट में दूसरा टास्क भी मुकम्मल हो गया। अब आप तीसरे की तरफ जाएंगे, जब तीसरा मुकम्मल होगा तो चौथे, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मोटिवेट फील करते हैं और इससे आपका वो जो काम होता है वो भी आसानी से हो जाता है और एफिशिएंटली हो जाता है। और जो नेगेटिव थॉट्स और इस तरह की जो चीज़ें दिमाग में घूमती हैं आप उनको एंटरटेन नहीं करते, आपका फोकस अपने उन ग्रेडेड असाइनमेंट्स के ऊपर होता है जो आपने करनी होती हैं। तो डिप्रेशन में भी यही होता है कि प्रोडक्टिविटी चूँकि डिक्रीज हो जाती है, काम करने की सलाहियत मांद पड़ जाती है। तो इस दौरान ख़ास तौर पर आप अगर अपने उस काम को तकसीम कर रहे हैं उसके पार्ट्स में और उनके छोटे छोटे चंक्स को आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको बड़ी हेल्प मिलती है अपना वो काम कंप्लीट करने में। सो क्रिएटिव क्वेश्चनिंग जो है, इसको अगर सादा ज़ुबान में मैं आपको बयान करूँ कि आपकी कोई भी नेगेटिव थाट है उसका आपके पास क्या प्रूफ है, ठीक है। तो आप जब उसका प्रूफ नहीं ना ढूंढ पाते तो आपके ऊपर उसका जो एक ग्रिप होती है ना उस थॉट की, वो लूज हो जाती है। एग्जाम्पल इज एवरी वन थिंग्स आई एम बोरिंग, दैट कैन बी अ थॉट। अब इसमें सुक्रेटिव क्वेश्चनिंग क्या होगी कि आपने उसको चैलेंज करना है कि व्हाट इज द एविडेंस, मेरे पास क्या सबूत है कि हर बंदा मुझे बोर समझता है।
वुड देयर बी एनी अदर व्यू, इसके अलावा कोई और व्यू भी है कि कोई मेरे वाले हो सकता है कि वो शख्स मुझे बड़ा अट्रैक्टिव समझता हो, इसके अलावा मुझे लोग बड़ा कॉन्फिडेंट समझते हो, ज़रूरी तो नहीं है मुझे बोर ही समझते हो या सारे ही बोर समझते हो। तो जब आप उसको चैलेंज कर देते हैं और उसके ऊपर सुक्रेटिक क्वेश्चनिंग को अप्लाई कर देते हैं अपने किसी भी नेगेटिव थॉट के ऊपर, और आपका ब्रेन या आप उसके ऊपर जवाब नहीं दे पाते उस चैलेंज का, तो आपकी वो जो थॉट होती है, वो जो एक आइडिया होता है, वो जो एक इमोशन डेवलप हुआ होता है ना, वो उतनी ही तेज़ी से ख़त्म हो जाता है जितनी तेज़ी से वो बनता है। तो इसलिए दिमाग में आने वाले हर ख्याल पर अंधाधुंध एतबार कर लेना जो होता है कि ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि वीक मेंटालिटी की निशानी होती है। इसलिए सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग को मैं खुद फ्रीक्वेंटली अपनी डेली लाइफ में मैं खुद भी बड़ा फील करता हूँ। अगर मैं किसी भी शख्स के हवाले से कोई आइडिया आ ही गया ना दिमाग में, जिसने मुझे सलाम नहीं लिया, तो पता नहीं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे हमेशा ही ऐसे मिलता है, या इसने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, तो ये पसंद नहीं करता। अब मैंने उसको सोक्रेटिक से खुद चैलेंज किया कि मेरे पास कोई इसका क्या प्रूफ है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। ये हो सकता है उस शख्स की कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है उस शख्स का ध्यान ना आया हो मेरी तरफ, तूने फोकस ना किया हो, उसकी अटेंशन ना आई हो। तो उस एक थॉट को मैंने खुद ही चैलेंज करके उसको शफल कर दिया विद अ पॉजिटिव वन। तो ये क्या करता है कि आपके इमोशंस को बड़ा कंट्रोल में रखती हैं ये चीज़ें। अगर आप सीबीटी और इन तरह की चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि बड़े कोई शदीद हादसे और प्रॉब्लम में यूज़ करें, आप अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में और छोटे छोटे जो मसाइल पैदा हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, ख्यालात के अंदर नेगेटिविटी आ सकती है किसी वजह से, तो आप इन टेक्निक्स को यूज़ करें। सारी नहीं कर सकते तो किसी एक को यूज़ करें, और उसको यूज़ करके तो आप उसका फीडबैक भी लाजमी दिया करें। जो भी आपको वो शख्स बताता है, आप उस शख्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और उसको एक दिन करके ये नहीं कि छोड़ देना है कि आज किया मैंने तो चलो ठीक है, अब मुझे ज़रा बेहतरी फील हो रही है तो मैं अब उसको छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपने उसको तब तक करना है जब तक उसके आप इम्यून नहीं हो जाते, आपके अंदर से वो थॉट जो है वो अपनी शिद्दत छोड़ नहीं देता। जब तक आप इफेक्ट फील ना कर लें कि आप उसके अंदर से रिकवर हो चुके हैं। क्रिएटिव क्वेश्चनिंग के बाद है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल इज बिलीफ, मेरा अब एक बिलीफ है कि पीपल विल लाफ इफ आई स्पीक। मैं अगर प्रेजेंटेशन के लिए जाऊंगा तो लोग मुझे देखकर तालियां मारेंगे और हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये एक थॉट है, नेगेटिव है। ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे डीमोटिवेट करेगा, बॉडी लैंग्वेज लूज हो जाएगी, मैं डरूंगा, एंग्जियस हो जाऊंगा, टांगे मेरी कांपेंगी, मेरी कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, कॉर्टिसोल डाउन हो जाएगा, डोपामिन डाउन हो जाएगा। अब इस एक बिलीव और थॉट से ये प्रॉब्लम्स पैदा हुई। अब इसको बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक्सपेरिमेंट करके देख लें। से वन लाइन इन अ ग्रुप, आप उस प्रेजेंटेशन से पहले अपने किसी ग्रुप में दोस्तों के अंदर बैठ कर कोई बात करें और देखें कि आप पर कौन हंसा है। कोई भी नहीं हंसा, तो मतलब ये है कि जो आप समझ रहे थे कि मैं अगर कोई बात करूंगा, किसी को प्रेजेंट करूंगा तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये तो सिर्फ मेरा एक ख्याल और वहम था। तो आपने उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि मेरा आया ये जो ख्याल और थॉट है ये सही भी है या सिर्फ मेरी ही ज़हन की एक पैदावार है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो आप रियलिटी के साथ और प्रेजेंट के साथ कनेक्ट होकर चलते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप अपने आप को उतना ही ज़्यादा हल्का फील करेंगे। अगर आप माजी में बहुत पीछे अपने आप को ले जाएं और मुस्तकबिल को लेकर बैठे रहेंगे तो आप अपने ज़हनी सुकून को तबाह करेंगे, क्योंकि ना तो माजी आपके हाथ में होता है, ना आप उसको चेंज कर सकते हैं, ना ही मुस्तकबिल को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना मुस्तकबिल आप उसको बदल सकते हैं, क्योंकि गैब का इल्म किसी भी इंसान के पास नहीं है। तो इसी तरह फजूल एस्टिमेट्स के अंदर खुद को थकाना कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इन चीज़ों की बजाय अगर आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करेंगे तो आप अपने पास्ट से भी अपने आप को आगे फील करेंगे कि आप अपने पास्ट से आगे हैं, आप अपने प्रेजेंट में हैं, जो होना था वो हो गया है। अब मुझे अपने मौजूदा हालात पे फोकस करना है, अब जो चीज़ें मेरे पास हैं मैंने उनको एंजॉय करना है, और उन्हीं को आप इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रेजेंट पे काम नहीं कर रहे तो ये समझें कि आप अपनी ज़िंदगी को उसके ही असल मानी में नहीं जी रहे। और इसी का अंदाज़ा कई लोगों को तब होता है जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज आ जाती है और वो फिर इस चीज़ का
रिग्रेट अपने दिल में रखते हैं कि हमने ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया। हम अपने माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहे हैं। हमने अपने प्रेजेंट को कोई भी घास नहीं डाली, हमने प्रेजेंट को फोकस नहीं किया, हमने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं किया। आज जो है था हमने उसको सेलिब्रेट नहीं किया। हमने फ्यूचर प्लान और गोल को लेकर अपने आप को एंग्जियस रखा। तो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट भी यही है कि आप जो सोच रहे हैं आप उसको पहले एक्सपेरिमेंटली देख लें कि आखिर रियलिटी में ऐसा होता भी है या नहीं होता। तो इससे आपके बिलीफ सिस्टम पर, आपके थॉट्स पर बड़ा इफ़ेक्ट होता है। और आपके जब नेगेटिव थॉट और ये चीज़ें चैलेंज हो जाती हैं और आप रियलिटी के साथ खुद उनको देख लेते हैं कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो भी टोटली चेंज हो जाता है और आपका बिलीफ सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा उस नए थॉट की तरफ जो आपने उसका काउंटर बनाना है। लास्ट वन इज माइंडफुलनेस बेस्ड सीबीटी। दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंडफुलनेस एंड सीबीटी। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि अपने आप को आप प्रेजेंट के अंदर जितना ज़्यादा रख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। अब इसकी कई टेक्निक्स हैं माइंडफुलनेस की। जैसे कि एक टेक्निक है 5 4 3 2 1। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, हर वक्त मेरे ख्यालात उलझे रहते हैं, मेरा काम की तरफ ध्यान नहीं होता, नमाज में मेरा ध्यान नहीं, मैं रकत भूल जाता हूँ, तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो आपकी सेंसेस सिर्फ इस्तेमाल करती है और आपका ब्रेन जो है वो अलर्ट हो जाता है, आप प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। यानी कि 5 4 3 2 1, 5 ऐसी चीज़ें जो आप देख सकते हैं अपने आसपास। आप कहाँ बैठे हैं, कौन कौन से कलर्स हैं आपके कमरे के अंदर, ठीक है। 4 चीज़ें जो आप छू सकते हैं, आपके आसपास क्या है, आपके कपड़े हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप चेयर पे हैं, ठीक है। आसपास क्या क्या पड़ा, आपका मोबाइल है। तो ये सेंसेस जब आप एक्टिवेट करते हैं ना अपनी 5 सेंसेस को, तो ये सेंसेस आपके ब्रेन को स्टिमुलस देती हैं और आपका ब्रेन उस ख्याल से डाइवर्ट होकर वापस आपके प्रेजेंट की सेटिंग्स में आ जाता है। तो आपकी माइंडफुलनेस में इजाफा होता है। तो सीबीटी को अगर आप माइंडफुलनेस के साथ यूज़ करते हैं, मुकम्मल प्रेजेंट में रहते हुए यूज़ करते हैं, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो सीबीटी को कंबाइन करें विद द माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो आप लुकमे का एक जायका उस पर भी फोकस करेंगे कि इसका जायका कितना मज़ेदार है, तो वो भी माइंडफुलनेस ही है, ठीक है। तो आगे इसके अंदर है कि इट विल हेल्प रिड्यूस द ओवर थिंकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आप माइंडफुलनेस जब भी यूज़ करेंगे, माइंडफुलनेस पर आप जितना ज़्यादा अच्छी कमांड बना लेंगे, आप उतने ही फजूल ख्यालात और ओवर थिंकिंग से अपने आप को इम्यून देखेंगे। एंड इट विल प्रिवेंट आल्सो द रिलैप्स। इन चीज़ों का बार बार होना भी ये चीज़ रोकती है कि आप माइंडफुलनेस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा अपनी थिंकिंग, थॉट प्रॉब्लम, थॉट डिस्टॉर्शंस जो हैं उनसे अपने आप को अच्छा फील करेंगे। एग्जाम्पल इज नोटिस द थॉट आई एम नॉट गुड इनफ एंड लेट इट पास विदाउट जजमेंट। आपके जहन में यानी कि ख्याल आ भी रहा है तो आप उसको पकड़ के बैठने की बजाय उसको गुजरने दें। मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि अगर आपके पास से कोई बिजली की बहुत हाईवी वोल्टेज की तार गुजर रही है, तो आपको तो वो तब तक झटका नहीं देगी जब तक आप उसको पकड़ेंगे नहीं। इसी तरह ख्यालात होते हैं आपके जहन में, दिन में कई तरह के हज़ारों ख्यालात आते हैं, लेकिन आप जिस ख्याल को लेकर बैठ जाएंगे, जिसको फोकस करेंगे, सिर्फ आपको उसी के ऊपर नज़र आएगा और आप उसके अंदर फंस जाएंगे। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को और इस तरह के थॉट्स को आने भी देना चाहिए और गुजरने भी देना चाहिए। आप उस पर फोकस ना करें। अगर आपको ये लग भी रहा है ना कि वो बंदा मुझे जो है ना अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो आप इस चीज़ को गुजरने दें। आप उस बात को लेकर बैठ ना जाएं, उस बात को लेकर सोचना ना शुरू कर दें कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ये है वो है। जजमेंट ना करें। जजमेंट के बगैर उसको छोड़ दें कि भाई ठीक है, आया है, ये एक मेरा ख्याल है, ठीक है, इट विल गो, अब ये आएगा चला जाएगा। तो डैट इज़ MCBT। तो ये चीज़ ये टेक्निक्स ऐसी हैं कि जो सुनने में आपको हल्की भी फील हो सकती हैं कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हमें पहले भी शायद पता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल किसी भी बंदे से ये चीज़ करवाते हैं या आप इनको प्रोफेशनली परफॉर्म करते हैं, तो इनका आपको एक अलग ही चेहरा नज़र आता है। तो ये टेक्निक्स मैं चाह रहा था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ,
जितने भी लोग डिप्रेशन के अंदर फंसते हैं या आप प्रोफेशनल हैं तो आप किसी की अगर हेल्प इन फ्यूचर करते हैं तो आप उनकी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर इन टेक्निक्स को लाजमी यूज़ करें और इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो इन टेक्निक्स पर प्रैक्टिकली अमल करें। अगर आप खुद पे अप्लाई करेंगे तो भी आपके लिए उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आप इन चीज़ों से, इन तरह के प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएँ। सीबीटी इज़ इफेक्टिव एज अ मेडिकेशन एज माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, जैसे मैं पहले भी बताया था कि सीवियर डिप्रेशन में आपने थेरेपीज़ यूज़ नहीं करनी होती जब तक आप मेडिकेशन नहीं ले लेते। इसलिए माइल्ड से मॉडरेट केसेस जो होते हैं उनमें आपने सीबीटी को यूज़ करना होता है या कोई भी थेरेपी यूज़ करनी होती है। लो रिलैप्स रेट व्हेन स्किल्स आर यूज, अगर आप इन स्किल्स को यूज़ करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो प्रॉब्लम आपको दोबारा हो, अगर होगी भी तो आप उसको इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, आप उसको इतना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करेंगे। एमसीबीटी की बात करें तो इससे आपका जो रिलैप्स का चांसेस होता है वो 43% डाउन हो जाता है, यानी कि हाफ तकरीबन चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं कि आपको दोबारा इस तरह का कोई एपिसोड होगा। तो समरी इज़ डैट कि सीबीटी इज़ इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग द डिप्रेशन। इट विल हेल्प द क्लाइंट कि वो अपने थॉट्स को और अपने बिहेवियर्स को पॉजिटिव साइड की तरफ शफल करने की कोशिश करे और अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर खुद काम करे और उनके हल खुद तलाश करे और उनके ऊपर कॉन्फिडेंट होते हुए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए काम करे तो वो इंशाल्लाह इन चीज़ों से ज़रूर गुजर जाता है। ज़िंदगी के अंदर मसाइल आना ये ज़िंदगी का हुस्न है, इनको अपने सर पे सवार करना ये अक्लमंदी नहीं है, ये बल्कि अपने आप को अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर नशुक्री करने के बराबर है। इसलिए ये चीज़ें वो हैं जो इस दौर की पैदावार है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये इस दौर की पैदावार है। हमसे पहले लोग भी परेशानियों का शिकार होते थे, लॉसेस का शिकार होते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुदकुशियाँ नहीं की थी, कभी भी उन्होंने अद्वियात नहीं खाई थी, क्योंकि उनका अपनी ज़ात पर कंट्रोल अच्छा था, उनका अल्लाह पर ईमान और जो बिलीफ सिस्टम था वो स्ट्रॉन्ग था, वो चीज़ों पर सल्यूशन फोकस होकर काम करते थे, मसाइल को एग्जैजरेट नहीं करते थे, मैग्नीफाई नहीं करते थे। इसलिए आप किसी भी मसले को डील कैसे कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि आपको आउटपुट क्या मिलेगी। अगर आप सल्यूशन को फोकस करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ और स्किल का यूज़ करेंगे तो आप उस मसले के अंदर से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस मसले को लेकर बैठ गए और सल्यूशन के बजाय आपने प्रॉब्लम को एग्जैजरेट कर दिया और उसका जिक्र करना शुरू कर दिया तो आपका ब्रेन कभी भी आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग में सल्यूशन नहीं देगा। जस्ट लाइक द गूगल, गूगल पे अगर आप कैंसर लिखेंगे तो वो आपको हर चीज़ कैंसर से रिलेटेड दिखाएगा। अगर आप उसके ऊपर कोई अच्छी चीज़ लिखते हैं, कोई हैप्पीनेस से रिलेटेड फ़नी चीज़ लिखते हैं तो वो आपको फ़नी चीज़ें दिखा देगा। इसी तरह आप ब्रेन को जो फोकस करवाएंगे ब्रेन आपको वही चीज़ें हर तरफ दिखाएगा, उसी तरह के ख्यालात लाना शुरू कर देगा। सो अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी उम्मीद ना छोड़ें और हार्डशिप्स के अंदर कभी भी अपने आप को इतना डाउन फील ना करवाएं कि आप जो कर सकते हैं आप वो भी ना कर पाएँ और अपने और दूसरों के लिए हौसले का बायस बने कि आपको देखकर भी लोगों को हौसला मिले और आप भी अपनी ज़िंदगी की हार्डशिप्स के अंदर हौसले से काम लें। तो ये आज की इस मीटिंग का मकसद था कि डिप्रेशन के अंदर अगर कोई बंदा फंसता है या क्लाइंट होता है तो आप इन स्ट्रैटेजीज़, ये जो हल्की फुल्की सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बड़ी कॉमन स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनको लाजमी यूज़ करें और इनको वक्तन फ़वक्तन चेक करें उनके अंदर वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्लाइंट खुद ही आपको बताएगा, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि वो कितना बेहतरी फील कर रहा है। सो आई होप सो कि आपको चीज़ें इसमें कुछ नई मिली होंगी और आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इफ़ एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट हैज़ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। क्लास आर यू देयर?